गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम प्रदीप बिश्नोई है और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहले बात करें बायोलॉजी में क्लास 11th की, तो 11th क्लास में अपने चैप्टर संख्या है 57, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इस चैप्टर को आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बात करें कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं श्वसन या ब्रीदिंग। अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है श्वसन या ब्रीदिंग। ये जो श्वसन या ब्रीदिंग होता है इसको फुफ्फुसी सहवातन भी बोला जाता है, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है। इसी को क्या बोलेंगे? फुफ्फुसी सहवातन, या इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है। अब सबसे पहले बात करें कि श्वसन क्या होता है, फुफ्फुसी श्वसन क्या होता है, किसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है ना। तो अगर इसकी नॉर्मल परिभाषा की बात करें तो जो भी सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना होता है, ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को श्वसन बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। तो ये तो इसकी बेसिक परिभाषा हो गई। अगर श्वसन की उस परिभाषा की बात करें जो कि अपने को एनसीईआरटी में दे रखी है ना, तो ये एक मानव है, ये हमने एक मानव बना दिया। मानव की बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है इस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाएगा, जिसमें ये लंग्स हो जाएंगे, ये लंग्स हो गए, है ना। मानव के चारों तरफ जो भी आवरण पाया जाता है उसको वातावरण या वायुमंडल बोलेंगे, और उसके अंदर वायु उपस्थित रहेगी, जिसके अंदर मेनली CO2, O2, नाइट्रोजन, इस प्रकार की गैसें पाई जाएगी। तो कुल मिला के मानव के बाहर की साइड में वायुमंडलीय वायु है, वायुमंडलीय वायु है, और इस वायु के अंदर ऑक्सीजन पड़ी हुई है ना। तो मानव सबसे पहले क्या करेगा? मानव ये जो वायुमंडलीय वायु है, ये जो ऑक्सीजन से युक्त वायुमंडलीय वायु है, इसको ग्रहण करेगा और इसको आगे फेफड़ों में भेजा जाएगा। या प्रत्येक फेफड़े के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी गुब्बारे के जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जिनको हम पुपिकाएं बोलते हैं, जिनको एल्वियोलाई बोला जाएगा। और एल्वियोलाई जिसके अंदर पाई जाती है उन संरचनाओं को क्या बोल देंगे? लंग्स बोल देंगे। तो कुल मिला के मानव के द्वारा जो भी ये O2 से युक्त वायुमंडलीय वायु है, इसको वायुमंडल से फेफड़ों में या कुपिकाओं में खींचा जाता है। तो एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप, कुपिकाओं में या लंग्स में जो भी CO2 वाली वायु है, वो CO2 वाली वायु इस मार्ग से होते हुए एट द एंड वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। वायु को वायुमंडल में रिलीज कर दिया, जिसके अंदर CO2 प्रेजेंट है। तो ये जो दोनों स्टेप है, इन दोनों स्टेप को मिला करके श्वसन बोला जाता है। जैसे इसके अंदर बात करें कि ये जो स्टेप है जिसके अंदर ऑक्सीजन से युक्त वायुमंडलीय वायु को वायुमंडल से कुपिकाओं में या फेफड़ों में खींचा जा रहा है, इसको अंतःश्वसन बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको अंतःश्वसन बोला जाता है। और ये जो दूसरा स्टेप है जिसके अंदर कुपिकाओं या फेफड़ों के अंदर जो भी CO2 वाली वायु है, उसको फेफड़ों से उठा करके वायुमंडल के अंदर मुक्त कर रहे हैं, तो ये जो दूसरा प्रोसेस है इसको निःश्वसन बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अपना निःश्वसन हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कंप्लीट क्या हो गया? श्वसन हो गया।
अब ये जो अपना टॉपिक है, इसमें हमने पहले तो श्वसन की परिभाषा को देख लिया। श्वसन की परिभाषा के बाद बात करेंगे कि जो भी ये श्वसन है, ब्रीदिंग है, ये संपन्न कैसे होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए पहले अपने को कुछ बेसिक पॉइंट है, उन बेसिक पॉइंट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी और उसके बाद लास्ट में जाकर के पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो बेसिक्स की बात करते हैं, पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे फेफड़े या फुफ्फुस या लंग्स की। सबसे पहले लंग्स की बात करने वाले हैं, है ना। जो मानव श्वसन तंत्र है उसके अंदर इस प्रकार से लंग्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें लंग्स के नंबर की, कि इनका नंबर कितना होता है। तो मानव के अंदर एक जोड़ी, है ना, 1 पेयर या 2 लंग्स पाए जाते हैं। अब ये जो लंग्स है ये बॉडी के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। इनकी लोकेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें कि लंग्स कहाँ पर पाए जाते हैं, लोकेशन क्या होती है इनकी। तो ये जो एक जोड़ी लंग्स है ये शरीर के अंदर इस प्रकार से एक कक्ष होता है जिसको वक्ष गुहा कक्ष बोला जाता है। वक्ष गुहा कक्ष या इसी को थोरेसिक चैम्बर बोला जाता है ना। तो इस थोरेसिक चैम्बर के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। तो ये इनकी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। अगर इनकी संरचना की बात करें, लंग्स की संरचना की बात करें कि लंग्स के अंदर क्या होता है, तो इधर देखिए लंग्स के अंदर बाहर की साइड में तो होगी लंग्स की दीवार, है ना, वॉल ऑफ लंग्स। ये क्या हो जाएगी, वॉल ऑफ लंग्स हो जाएगी। अब दीवार के अंदर की साइड में खाली स्थान पाया जाता है और ये जो खाली स्थान होता है इस खाली स्थान को बोला जाता है फुफ्फुसी गुहा। इस खाली स्थान को फुफ्फुसी गुहा बोला जाता है या इसको पल्मोनरी कैविटी बोला जाता है। तो ये फुफ्फुसी गुहा हो जाएगी, ठीक है। बात करें कि ये जो खाली स्थान है इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर एक नलिका होगी जिसको श्वास नली बोलते हैं। ये श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में बंट जाती है। इन्हें श्वसनी बोलेंगे। श्वसनी आगे फुफ्फुसी गुहा में प्रवेश करती है, तो फुफ्फुसी गुहा में श्वसनी पाई जाती है। श्वसनी आगे और शाखाओं में बढ़ जाती है, उन शाखाओं को श्वसनिकाएं बोलते हैं। श्वसनिकाओं के आगे कुछ गुब्बारे जैसी संरचनाएं जुड़ी हुई रहेगी जिनको वायुकुपिकाएं बोलेंगे। तो कुल मिला के ये जो फुफ्फुसी गुहा है इसके अंदर श्वसनिकाओं और वायुकुपिकाओं का एक साकित जाल पाया जाता है। पूरा का पूरा एक जाल पड़ा रहेगा। अब फेफड़ों के बाहर की साइड की बात करें कि फेफड़ों के बाहर की साइड क्या पाया जाता है ना। जैसे ये जो लंग है इसके बाहर की साइड क्या होगा, प्रत्येक लंग के बाहर की साइड 2 आवरण पाए जाते हैं, 2 झिल्लियां, 2 स्तर पाए जाते हैं इस प्रकार से। ये पहला आवरण हो जाएगा, ये पहला आवरण है, और इस प्रकार से ये दूसरा आवरण हो जाएगा। तो प्रत्येक लंग्स के चारों तरफ 2 झिल्लियां पाई जाती है। जैसे बात करें ये जो बाहर वाली झिल्ली है ना, ये जो बाह्य झिल्ली है, बाहर वाली झिल्ली है, इसको बाह्य फुफ्फुसावरणी झिल्ली या आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है, या इसी को पेराइटल प्लूरा बोलेंगे। जबकि ये जो अंदर वाली झिल्ली है, इस अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली या इनर प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है।
या इसी का एक नाम और रखा जाता है, इसी को बोला जाता है विसरल प्लूरा। तो ये दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। बात करें विसरल प्लूरा की, तो ये जो विसरल प्लूरा है ये फेफड़ों की सतह से, फेफड़ों की दीवार से चिपकी हुई पाई जाती है ना। ये तो फेफड़ों की दीवार से जुड़ी हुई रहती है, दीवार से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन ये जो पैराइटल प्लूरा है ये वक्ष गुहा कक्ष की दीवार से जुड़ी हुई रहेगी, वक्ष गुहा कक्ष की दीवार से चिपकी हुई रहती है ना। अब ये जो दोनों झिल्लियां हैं, इन दोनों झिल्लियों को सम्मिलित रूप में, इन दोनों को इकट्ठे रूप में फुफ्फुस आवरण बोला जाता है। दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे? फुफ्फुस आवरण, या दोनों को मिला करके प्लूरा बोला जाता है। तो ये जो पूरा कवर है ये प्लूरा हो गया। दोनों झिल्लियों के बीच में खाली स्थान भी नजर आता है और इस खाली स्थान के अंदर एक तरल भरा हुआ रहता है। इस प्रकार से एक तरल भरा हुआ रहेगा और ये जो तरल है इस तरल को बोला जाता है फुफ्फुस आवरणीय द्रव या प्लूरल फ्लूइड। ये फुफ्फुस आवरणीय द्रव होता है या ये प्लूरल फ्लूइड होता है। तो इस प्रकार से ये लंग की कंप्लीट संरचना हो जाएगी। अगर बात करें कि लंग्स के चारों तरफ ये जो फुफ्फुस आवरण ये प्लूरा पाया जाता है, इसका क्या रोल होता है, इसका क्या कोई रोल है क्या? तो फुफ्फुस आवरण बेसिकली फेफड़ों की सतह को चिकनाहट प्रदान करता है ना। इसकी वजह से जो फेफड़ों की सतह है वो चिकनी होती है और जब भी सतह चिकनी होती है तो वहाँ पर कम घर्षण देखने को मिलता है। अगर खुरदरी सतह है तो वहाँ पर घर्षण ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये फेफड़ों की सतह को चिकना बनाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वक्ष गुहा कक्ष के अंदर जो दूसरे ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, तो उस हार्ट और फेफड़ों की सतह के बीच में जो भी घर्षण है ना, वो घर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ों की सतह कैसी हो रखी है, चिकनी हो रखी है। तो ये इसका रोल होता है, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमने पहला बेसिक पढ़ लिया, फेफड़े या फुफ्फुस। अब इसके बाद अगले बेसिक की बात करें, इसके बाद चलते हैं अगले बेसिक पर कि जो भी वक्ष गुहा कक्ष है, अभी हमने देखा कि वक्ष गुहा कक्ष है ना। तो अगर वक्ष गुहा कक्ष की बात करें, वक्ष गुहा कक्ष या इसी को बोला जाता है थोरेसिक चैम्बर। इसी को क्या बोलेंगे? थोरेसिक चैम्बर बोलेंगे। तो शरीर के अंदर कहाँ पे पाया जाता है? चैम्बर है। तो इसकी जो दीवारें हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वक्ष गुहा कक्ष, पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना, किस प्रकार का नजर आता है। वक्ष गुहा कक्ष अपनी बॉडी के इस हिस्से के अंदर पाया जाता है ना। और बात करें कि ये जो कक्ष है, इसकी जो पीछे वाली दीवार है ना, पीछे वाली दीवार किसकी बनी होती है? तो इसकी पीछे वाली दीवार कशेरुक दंड से बनी होती है, वर्टिबल कॉलम से बनी होती है, इस प्रकार से। इसकी जो आगे वाली दीवार है, या बात करें इसकी तो अधर सतह है, अधर सतह पे कौन पाया जाता है? इसकी अधर सतह पर एक अस्थि पाई जाती है जिसको ओरोस्थिया स्टर्नम बोलेंगे। ओरोस्थिया स्टर्नम। और पृष्ठ सतह पे कौन पाया जाता है? कशेरुक दंड या वर्टिबल कॉलम। कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम। तो कुल मिला के ये जो वक्ष गुहा कक्ष है, इसकी जो पृष्ठ सतह है, इसका जो पीछे वाला भाग है वो तो कशेरुक दंड का बना होता है, और इसकी जो अधर सतह है, आगे वाला भाग है, वो ओरोस्थिया स्टर्नम का बना होता है। बात करें कि इसकी जो लेटरल साइड है, इसका जो पार्श्वी भाग है, वहाँ पर कौन पाया जाता है? तो वहाँ पर इस प्रकार से
पसलियाँ पाई जाती है, रिब्स पाई जाती है। इस प्रकार से पसलियाँ पाई जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, पसलियाँ या रिब्स। और ये जो कक्ष है, इस कक्ष के नीचे की साइड में इस प्रकार से डायफ्राम पाया जाता है। नीचे की साइड में कौन पाया जाएगा, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कंप्लीट कक्ष बन रहा है, इसको वक्सगुआ कक्ष बोलेंगे, थोरेसिक चैम्बर बोलेंगे। ये जो कक्ष है, इसके अंदर की साइड में ये जो अपने को खाली स्थान नजर आ रहा है ना, जैसे पिछले डायग्राम में देखें तो कक्ष के अंदर ये जो खाली स्थान नजर आ रहा है, जिसके अंदर फेफड़े स्थित है, तो ये जो खाली स्थान है इसको वक्सगुआ बोला जाता है। इस खाली स्थान को क्या बोलने वाले हैं, वक्सगुआ बोलने वाले हैं। खाली स्थान क्या हो जाएगा, ये खाली स्थान, इसको वक्सगुआ बोलेंगे, ये इसको थोरेसिक कैविटी बोला जाएगा। तो ये इसके अंदर की साइड में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो ये तो अपना वक्सगुआ कक्ष हो गया। बात करें वक्सगुआ कक्ष की, तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो वक्सगुआ कक्ष है ना, ये एक वायुरोधी कक्ष है। ये एक वायुरोधी कक्ष होता है, ये एक एयर टाइट चेंबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कक्ष है ये चारों तरफ से कंप्लीटली बंद होता है ना, और बाहर की जो भी एयर है वो एयर किसी भी रास्ते से होकर के इस चेंबर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से ये जो कक्ष है इसको एयर टाइट चेंबर बोला जाता है। दूसरा बात करें इसके निर्माण की, कि ये जो कक्ष है ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो अभी हमने बात करी कि इस कक्ष की जो भी पृष्ठ सतह है वहाँ पर कशेरुकदंड पाया जाता है। इस कक्ष की जो भी अदर सतह है वहाँ पर ओरोस्थी या स्टर्नम पाया जाता है। इस कक्ष की जो साइड वाली दीवारें हैं वो रिब्स या पसलियों से बनी होती है। और इस कक्ष का जो भी फर्श है वो फर्श किसका बना होगा, डायफ्राम का। और बात करें कि जो छत है वो छत किससे बनी होती है, तो यहाँ पर दो अस्थियां पाई जाती है जिनको बोला जाता है क्लेविकल। और ये जो क्लेविकल है ये इस कक्ष की छत का निर्माण करती है ना। तो ये इसका निर्माण हो गया। अब इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अंदर एक और लाइन अपने को देखने को मिलती है। एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो फुफ्फुसी गुहा है ना, और ये जो वक्सगुआ है, इन दोनों गुहाओं के बीच में क्या संबंध होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि क्योंकि ये जो वक्सगुआ कक्ष है और ये जो फेफड़ों की सतह है ना, फेफड़ों की सतह और वक्सगुआ कक्ष ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है कि ये जो फुफ्फुसी गुहा है ना, इस फुफ्फुसी गुहा के आयतन में, या ये बोले कि ये जो वक्सगुआ है ना, ये जो वक्सगुआ है, इस वक्सगुआ के आयतन में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन अपने को सीधा सीधा कहाँ नजर आएगा, फुफ्फुसी गुहा के अंदर नजर आने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वक्सगुआ का आयतन बढ़ता है तो फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर वक्सगुआ का आयतन घटता है तो ऐसे में फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेफड़ों की सतह है और जो वक्सगुआ कक्ष की दीवार है ये दोनों आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, और इस वजह से वक्सगुआ के आयतन में जो भी परिवर्तन होगा वो सेम प्रकार का परिवर्तन अपने को फुफ्फुसी गुहा के आयतन में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो रहा है। अगर इस पे चले, इसको समझने के लिए हम लोग दो कंडीशन लेकर के चलते हैं। कितनी कंडीशन ले रहे हैं, दो कंडीशन ले रहे हैं। जैसे कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो, पहली कंडीशन देखो,
फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हम अंत्य शोषण के लिए देख रहे हैं, है ना। फर्स्ट कंडीशन में देखो कि जब वक्ष गुहा कक्ष की दीवारें, यदि वक्ष गुहा कक्ष की दीवारें बाहर की ओर गति करें, बाहर की ओर गति करें, तो ऐसे में अपने को क्या देखने को मिलेगा? अपने को यह देखने को मिलेगा कि अंदर की साइड में जो भी खाली स्थान है जिसको हम वक्ष गुहा बोल रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर ये दीवारें बाहर की ओर जाएगी तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा? अंदर का खाली स्थान क्या होगा? बढ़ेगा। तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने को पता है कि ये जो फेफड़े हैं, फेफड़ों की दीवार और वक्ष गुहा कक्ष की दीवार ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो अगर इसका आयतन बढ़ेगा तो फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी बढ़ेगा। अगर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो ऐसे में फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? फुफ्फुसी गुहा का आयतन क्यों बढ़ेगा? इसके पीछे रीजन ये है कि जब वक्ष गुहा कक्ष की दीवारें बाहर की ओर गति करेगी तो ये दीवारें बाह्य फुफ्फुस आवरणी झिल्ली से जुड़ी होती है। तो ये बाह्य फुफ्फुस आवरणी झिल्ली को बाहर की ओर खींचेगी। बाह्य फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फुफ्फुस आवरणी द्रव की सहायता से आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है। तो बाह्य झिल्ली है वो आंतरिक झिल्ली को बाहर की ओर खींचेगी। अब आंतरिक जो फुफ्फुस आवरणी झिल्ली है वो फेफड़ों की सतह से जुड़ी हुई रहती है, तो वो फेफड़ों की सतह को बाहर की ओर खींचेगी। और इसकी वजह से क्या होगा? अगर फेफड़ों की सतह बाहर की ओर खींचेगी तो अंदर का जो खाली स्थान है वो बड़ा होगा, उसका आयतन है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर ये आयतन, इसका आयतन बढ़ता है तो इसका आयतन भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये जो दूसरी कंडीशन है ये अपने को निःशोषण के दौरान देखने को मिलती है। ये अपने को कब देखने को मिलेगी? निःशोषण के दौरान। निःशोषण के दौरान बेसिकली क्या होता है, या बात करें यदि ये जो वक्ष गुहा कक्ष की दीवारें हैं ये अंदर की ओर गति करे, ये किधर की ओर गति कर रही है? ये अंदर की ओर गति करे, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो वक्ष गुहा है उसका आयतन घटेगा, और वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो ऐसे में जो फुफ्फुसी गुहा होती है उसका आयतन भी क्या होगा? उसका आयतन भी घटेगा, है ना। तो इसका आयतन भी क्यों घट रहा है? तो बात करें जब वक्ष गुहा कक्ष की दीवारें अंदर की ओर गति करेगी तो ये दीवारें बाह्य फुफ्फुस आवरणी झिल्ली को अंदर की ओर धक्का लगाएगी। बाह्य फुफ्फुस आवरणी झिल्ली आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली को अंदर की ओर धक्का लगाएगी, और जो आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली है वो फेफड़ों की सरफेस को अंदर की ओर धक्का लगाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? फेफड़ों की जो सरफेस है वो अंदर की ओर गति करेगी और अंदर का जो खाली स्थान है वो धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। कुल मिला के उसका आयतन है वो घट जाएगा। तो ये बात हो गई। ये अंत्यशोषण के दौरान देखने को मिलेगा और ये अपने को निःशोषण के दौरान देखने को मिलेगा। अब यहीं पर एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं ना। एक रूल है जिसको बोला जाता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, है ना। इसको आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो बॉयल के नियम को। अब बॉयल का नियम क्या होता है? बॉयल का नियम क्या बोलता है? बॉयल का नियम ये बोलता है, बेसिकली ये जो नियम है ये गैसों के लिए दे रखा होता है। बॉयल का नियम ये बोलता है कि अगर किसी गैस के लिए या किसी गैस का तापमान नियत हो, तापमान स्थिर हो और उस गैस की मात्रा निश्चित हो, है ना, तो ऐसे में उस गैस का जो भी दाब है, उस गैस का जो भी प्रेशर है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब कौन कांस्टेंट होगा? जब एक तो गैस का तापमान स्थिर हो, दूसरा जो गैस की मात्रा है वो स्थिर हो। तो इस कंडीशन में गैस का जो भी दाब है वो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आता है अगर बात करें तो इसका मीनिंग यही निकल करके आता है कि अगर हम लोग आयतन को बढ़ाएं, है ना, अगर हम आयतन को बढ़ाएं तो ऐसे में गैस का प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? सीधी सी बात है, घटेगा। और अगर हम आयतन को घटाएं तो ऐसे में गैस का प्रेशर
घटेगा या बढ़ेगा? तो सीधी सी बात है, गैस का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो यही बॉयल का नियम है, जो गैस के दाब और गैस के आयतन के बीच में अपने को संबंध बताता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये जो रूल है ना, इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये जो हमने यहाँ पर दो कंडीशन देखी है, इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये जो फुफ्फुसी गुहा है, इसका आयतन बढ़ रहा है। तो अगर इसका आयतन बढ़ेगा तो इस फुफ्फुसी गुहा के अंदर जो भी वायु का दाब है ना, वो वायु का दाब बढ़ेगा या घटेगा? आयतन बढ़ रहा है तो दाब क्या होगा? दाब क्या होगा? दाब घटेगा, है ना, यही होगा। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आयतन कम हो रहा है ना, तो फुफ्फुसी गुहा के अंदर जो भी वायु का दाब है, आयतन कम हो रहा है तो वायु का दाब क्या होगा? यहाँ पर वायु का दाब बढ़ेगा। वायु का दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये दो कंडीशन अपने को ये ध्यान में रख के चलना है। आगे जब श्वसन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये जो नॉलेज है ये अपने को काम आने वाला है। चलो, ये तो कुछ बेसिक हो गए। इन बेसिक्स के अलावा एक और बेसिक है ना, मूवमेंट ऑफ एयर या वायु की गति की बात करें। वायु की गति, कि वायु किधर से किधर की ओर गति करती है, वायु की क्या नेचर होती है, कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी। जैसे दो प्लेस मान के चलते हैं, है ना, स्थान फर्स्ट है यहाँ पर और यहाँ पर स्थान सेकंड है। हमने मान लिया कि ये जो स्थान फर्स्ट है, यहाँ पर वायु की मात्रा ज़्यादा है और ये जो स्थान सेकंड है, यहाँ पर वायु की मात्रा कम है। जहाँ पर वायु की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर वायु के द्वारा लगने वाला दाब यानी कि वायु दाब भी क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। और जहाँ पर वायु की मात्रा कम है वहाँ पर वायु दाब भी क्या रहने वाला है? वायु दाब कम रहने वाला है। तो दो स्थान है, वायु कौन से स्थान से कौन से स्थान की ओर जाएगी? तो वायु जाएगी स्थान फर्स्ट से सेकंड की ओर, मतलब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। जहाँ पर वायु दाब ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर वायु दाब कम है वहाँ की ओर गति करेगी। तो ये एयर का नेचर होता है, एयर हमेशा इसी प्रकार से मूव करती है। तो ये वायु की गति होगी। अब इसके बाद कुछ और बेसिक्स हैं। जैसे हम बात करें पेशियों की, अंतराप्रसुप पेशियां, अंतराप्रसुप पेशियां, या इन्हीं को बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। अंतराप्रसुप पेशियां क्या होती है, इस पे चलें। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के मीनिंग पे ही चलते हैं कि वर्ड का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर देखो दो वर्ड है, अंतरा और प्रसुख, है ना, इंटर और कोस्टल। अंतरा या इंटर का मतलब होता है बीच में, इसका मतलब तो क्या होता है? मध्य में। और प्रसुख या कोस्टल, इसका मतलब होता है पसलियां, है ना, इसका मतलब होता है रिब्स। इसका मतलब क्या हो गया? रिब्स। तो अंतराप्रसुप पेशियां क्या हो जाएगी? इधर देखो, जैसे ये अपनी एक पसली है, ये अपनी दूसरी पसली है ना, एक पसली है, ये दूसरी पसली है। अब अपनी जो भी दो पसलियां होती है ना, इन दो पसलियों के बीच में विशिष्ट पेशी समूह पाए जाते हैं, उन्हीं को अंतराप्रसुप पेशियां बोलते हैं। और ये जो अंतराप्रसुप पेशियां होती है ये दो प्रकार की होती है। दोनों पसलियों के बीच में क्या पाई जाएगी? अंतराप्रसुप पेशियां, जो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जैसे दोनों पसलियों के बीच में इस प्रकार से एक पेशी पड़ी हुई है, एक पेशी पड़ी हुई है। और ये जो पेशी है इसको बोला जाता है अंत्य अंतराप्रसुप पेशी, अंत्य अंतराप्रसुप पेशी, या इसी को बोला जाता है इनर, या इसको बोल सकते हैं अपने इसको
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ये जो पेशी है ना, इसके ऊपर एक और अंतरापरशुक पेशी पाई जाती है। ये तो अंदर की साइड हो गई है ना, इसलिए इसको अंत्य बोल रहे हैं। इसके ऊपर की साइड में इस प्रकार से, इसके ऊपर की साइड में इस प्रकार से एक और अंतरापरशुक पेशी पाई जाती है, जो अंत्य के ऊपर पाई जाती है, जो बाहर की साइड में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशी, या इसको बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये दो प्रकार की अंतरापरशुक पेशियां हो गई। अंत्य जो दो पसलियों के बीच में अंदर की ओर पाई जाती है, और बाह्य जो दो पसलियों के बीच में बाहर की साइड पाई जाती है। तो ये अंतरापरशुक पेशियां हो गई, इनको अंतरापरशुक पेशियां बोल देंगे। इसके बाद चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अपना जो अगला टॉपिक है वो है डायफ्राम। डायफ्राम 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 क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम की बात करें, इधर देखो, देखें, जैसे ये हमने बात करी, ये तो कौन होते हैं? ये तो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना। डायफ्राम क्या है? सबसे पहले बात करें डायफ्राम। डायफ्राम एक पेशीय अंग है। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। पेशीय अंग होने का क्या मतलब है? पेशीय अंग होने का क्या मतलब है? ये डायफ्राम होता है ना। ये कौन हो गया? डायफ्राम। तो ये एक पेशीय अंग होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो अंग है ना, ये मानव शरीर के अंदर जो चारों ऊतक पाए जाते हैं, उन चारों ऊतकों से ही मिलकर के बना होता है। लेकिन इस अंग के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ऊतक पाया जाता है वो पेशी ऊतक होता है। इसी वजह से इसको पेशीय अंग बोला जाता है। तो डायफ्राम क्या होता है? ये एक पेशीय अंग होता है। इसके बाद बात करें इसकी आकृति की, इसकी शेप की, या बात करें इसकी स्थिति की, इसकी लोकेशन की, कि डायफ्राम कहाँ पे पाया जाता है? तो फेफड़ों के नीचे की ओर पाया जाता है, स्थिति हो जाएगी। आकृति कैसी होती है? क्या डायफ्राम की आकृति हमेशा एक जैसी रहती है? क्या हमेशा एक जैसी नहीं रहती। डायफ्राम की आकृति समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो बात करें अभी, तो अभी ये जो डायफ्राम है ना, पहले तो बात करें जो पेशी ऊतक होता है। पेशी ऊतक की कुछ विशेषताएं होती है। पेशी ऊतक की 4 विशेषताएं होती है: संकुचनशीलता, प्रसार्यता, उत्तेजनशीलता और प्रत्यास्थता, है ना। तो दो जो विशेषताएं होती है उनको बोलते हैं संकुचनशीलता और प्रसार्यता। तो उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो डायफ्राम की ये जो अवस्था होती है ना, इसको बोला जाता है शिथिल अवस्था। अभी डायफ्राम कौन सी अवस्था में पड़ा है? डायफ्राम है वो शिथिल अवस्था में पड़ा है, रिलैक्स्ड स्टेट के अंदर पड़ा है। और शिथिल अवस्था के अंदर डायफ्राम की आकृति की बात करें तो इस समय डायफ्राम होता है गुंबदाकार। इस समय डायफ्राम गुंबदाकार होता है, डोम शेप्ड होता है। मंदिर या मस्जिद के ऊपर जो गुंबद पाया जाता है उसके जैसा दिखाई देता है। कब? शिथिल अवस्था के अंदर। अब थोड़ी देर बाद ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम के अंदर हुआ संकुचन, डायफ्राम के अंदर हुआ कॉन्ट्रैक्शन। और जब डायफ्राम के अंदर संकुचन होगा तो ये जो डायफ्राम है ये नीचे की ओर गति करेगा। डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा और गति करके ये इस प्रकार का हो जाता है, ये चपटा या सीधा हो जाता है। डायफ्राम की ये जो अवस्था है इसको बोला जाता है संकुचित अवस्था। इसको संकुचित अवस्था बोला जाता है। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट बोला जाता है। और संकुचित अवस्था के अंदर डायफ्राम की आकृति कैसी होती है? डायफ्राम कैसा होता है? चपटा या सीधा होता है। ये इसकी आकृति हो जाएगी। कौन सी अवस्था में? संकुचित अवस्था में। अब थोड़े टाइम बाद ये जो डायफ्राम है
इस डायफ्राम के अंदर फिर से होने वाला है शीतलन, इसके अंदर होने वाला है रिलैक्सेशन। जब इसके अंदर शीतलन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो डायफ्राम ऊपर की ओर गति करेगा और डायफ्राम ऊपर की ओर गति करके फिर से गुंबद के जैसा दिखाई देने लग जाएगा। और ये जो इसकी अवस्था है इसको शीतल अवस्था बोलेंगे। तो डायफ्राम की आकृति फिक्स नहीं होती, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहेगी। तो ये हमने डायफ्राम की बात कर ली, है ना। अब याद करो, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो वक्ष गुहा कक्ष है ये बाहर की ओर गति करता है, अंदर की ओर गति करता है। अब बात करते हैं कि गति क्यों करता है ना। वक्ष गुहा कक्ष गति क्यों करेगा, इसको गति कौन करवाता है? तो इसको गति दो पेशियां करवाती है। गति कौन करवाती है? दो पेशियां। दो पेशियां कौन कौन सी? अभी हमने दो पेशियों के बारे में पढ़ा। एक तो अंतराप्रसुप्त पेशियां, है ना, उसके अंदर भी मेनली बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियां, वो वक्ष गुहा कक्ष को बाहर और अंदर की ओर गति करवाती है। और दूसरा डायफ्राम। तो डायफ्राम और बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियां ये वक्ष गुहा कक्ष को जब बाहर की ओर गति करवाएगी तब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फुफ्फुसी गुहा का आयतन बढ़ जाएगा और फुफ्फुसी गुहा के अंदर वायु का जो दाब है वो घट जाएगा। और जब डायफ्राम और बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियां वक्ष गुहा कक्ष को अंदर की ओर गति करवाती है, तो ऐसे में जो भी वक्ष गुहा का आयतन है, वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। इस वजह से फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी घट जाएगा और फुफ्फुसी गुहा का आयतन घट जाएगा तो फुफ्फुसी गुहा का जो भी वायुदाब है वो वायुदाब क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, है ना। यही होता है बेसिकली, यही हमने देखा है। तो ये हमने किसकी बात कर ली? डायफ्राम की बात कर ली। अब एक यहाँ पर एक बेसिक भी आता है, वैसे तो आपको पता होगा, है ना। एक बेसिक भी आता है। जैसे बेसिक बात करें क्या कि मानव शरीर की बात करें ना, मानव शरीर के अंदर दो भाग है। कौन कौन से? एक होता है अग्र भाग, एंटीरियर पार्ट, है ना। यहाँ से ऊपर ऊपर वाला भाग है वो अग्र भाग या एंटीरियर पार्ट है। पूछ रहे कि सिर कौन से भाग में है? अग्र भाग में है। बॉडी के यहाँ से नीचे नीचे जो भाग है उसको बोलेंगे पश्च भाग या पोस्टीरियर पार्ट। पूछ ले कि पैर किसके अंदर आते हैं? पोस्टीरियर पार्ट में आते हैं, है ना। इसी प्रकार से बॉडी के अंदर दो सरफेस भी पाई जाती है। कौन कौन सी सरफेस? एक तो बॉडी की आगे वाली सरफेस, इसको बोलते हैं अधर सतह या वेंट्रल सरफेस। और इसी प्रकार से जो बॉडी की पीछे वाली सतह है इसको बोला जाता है पृष्ठ सतह या डोर्सल सरफेस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इतने सारे बेसिक पढ़ लिए हमने। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसको अपने को पढ़ना है, और उसी टॉपिक को समझने के लिए हमने ये सारे बेसिक समझे थे। तो अगर अपने को ये सारे बेसिक क्लियर है तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भी अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग या श्वसन की परिभाषा तो अभी पढ़ के आए हैं। श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं श्वसन की प्रक्रिया की। श्वसन की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। अंत श्वसन, निःश्वसन, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, है ना, ये सब कैसे संपन्न होता है वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो श्वसन की क्रियाविधि, मानव के अंदर जो भी श्वसन की क्रियाविधि है ना, यह मानव के अंदर जो भी श्वसन है उसके अंदर कितने चरण थे? उसमें दो चरण थे। दो चरण कौन कौन से? एक तो था अंत्य श्वसन, है ना। पहला चरण तो कौन सा था? अंत्य श्वसन। और दूसरा चरण क्या था? निःश्वसन। तो इन दोनों की क्रियाविधि पढ़ेंगे। अंत्य श्वसन कैसे होता है, निःश्वसन कैसे होता है, दोनों की क्रियाविधि को पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लें अंत्य श्वसन की। चलो पहले अंत्य श्वसन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला चरण अंत्य श्वसन, या इसी को बोला जाता है इंस्पिरेशन। अंत्य श्वसन या इंस्पिरेशन, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है। सांस अंदर लेना या O2 से युक्त वायुमंडलीय वायु उसको वायुमंडल से उठा करके
कोशिकाओं में या फेफड़ों में खींचना, ये तो क्या होता है, अंत्य शोषण। तो हमने क्या पढ़ रखी है इसकी, हमने इसकी परिभाषा पढ़ रखी है, ये इसकी परिभाषा हो गई अंत्य शोषण की। अब यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अंत्य शोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, कि अंत्य शोषण कैसे होता है, सांस को हम अंदर कैसे ले पाते हैं, बार बार ऑक्सीजन को शरीर के अंदर कोशिकाओं में कैसे डाल पाते हैं, इसकी पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे। अंत्य शोषण कैसे होता है, इधर देखो, सांस लेना, ये जो अंत्य शोषण है ना, इससे पहले अपना जो वक्ष गुहा कक्ष है, इसके अंदर दो घटनाएं घटित होती है। जब वक्ष गुहा कक्ष में, वक्ष गुहा में ये दो घटनाएं होगी ना, तभी सांस लेना संभव होता है। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि ये जो दो घटनाएं हैं ना, ये अंत्य शोषण के लिए आवश्यक होती है ना। दो घटनाएं कौन कौन सी है, दो घटनाओं पे चलते हैं ना। दो घटनाएं कौन सी है, पहले कौन सी घटना होगी, बाद में कौन सी घटना होगी, दो घटनाएं कौन कौन सी होती है। तो देखो पहली घटना, पहली घटना देखते हैं ना। जैसे ये अपना वक्ष गुहा कक्ष है, ये तो कौन हो गया, वक्ष गुहा कक्ष हो गया, ठीक है। इसके अंदर कौन पाए जाएंगे, इसके अंदर इस प्रकार से कौन पाए जाएंगे, इस प्रकार से पाए जाएंगे लंग्स, ये कौन हो गए, फेफड़े हो गए। पहली घटना क्या होती है, पहली घटना होती है कि ये जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम के अंदर संकुचन होगा। सबसे पहले डायफ्राम के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। और अपने को पता है कि जब डायफ्राम के अंदर संकुचन होगा तो डायफ्राम तो भाई नीचे की ओर गति करेगा, है ना। डायफ्राम तो नीचे की ओर गति करेगा, यहाँ पर गुंबदाकार था, नीचे की ओर गति करके ये चपटा या सीधा हो जाएगा। तो अगला डायग्राम बनाए, डायफ्राम में संकुचन हुआ, डायफ्राम कैसा हो गया, डायफ्राम हो गया चपटा। डायफ्राम हो रखा है चपटा, है ना। अंदर की तरफ अभी भी कौन पड़े हैं, अंदर की तरफ ये इस प्रकार से लंग्स हो जाएंगे। लंग्स वक्ष गुहा कक्ष की दीवार से जुड़े हुए हैं क्या, तो जोड़कर भी दिखा देते हैं, ये हमने जोड़कर भी दिखा दिया, है ना। यहाँ पर भी दिखा देते हैं। तो पहली घटना क्या होती है, डायफ्राम के अंदर संकुचन होता है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करके चपटा या सीधा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसकी वजह से वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। अब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, डायफ्राम यहाँ पर फेफड़ों की सतह से जुड़ा हुआ है, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा तो ये फेफड़े की ये जो सतह है इसको भी नीचे की ओर खींचेगा। और कुल मिला के जो फुफ्फुसी गुहा है उसका भी यहाँ से आयतन क्या होगा, उसका भी आयतन बढ़ जाएगा। फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी क्या हो गया, फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी बढ़ गया। अब बात करें ये आयतन बढ़ा कहाँ पे है, ये आयतन बढ़ा है फेफड़ों के जस्ट नीचे, है ना। फेफड़ों के जस्ट नीचे, मतलब ये इसको हम कौन सा अक्ष बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं अग्रपश्च अक्ष, अग्रपश्च अक्ष या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो आयतन बढ़ा है ना, ये ऊपर नीचे वाला ये जो अक्ष है अग्रपश्च अक्ष है, यहाँ पर आयतन बढ़ा है। अग्रपश्च अक्ष के अंदर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया इस वजह से ये जो फुफ्फुसी गुहा है इसका भी आयतन क्या होगा, बढ़ गया। अब फुफ्फुसी गुहा का आयतन बढ़ा है तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर वायु का जो भी दाब है वो दाब क्या होगा, दाब कम होगा। तो ये पहली घटना का परिणाम हो गया। अब बात करते हैं सेकंड घटना की। सेकंड घटना क्या होती है, देखो सेकंड घटना ये होती है कि डायफ्राम में संकुचन होने के बाद
जो भी बाह्य अंतरापरशुक पेशियां हैं, कौन सी पेशियां? बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, इन पेशियों के अंदर संकुचन होगा, ये दूसरी घटना होती है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां ये पसलियों से जुड़ी होती है और पसलियां आगे की साइड में उरोसी से जुड़ी होती है। तो जब इन पेशियों के अंदर संकुचन होगा ना, तो संकुचन की वजह से जो भी पसलियां हैं और पसलियों से जुड़ी हुई जो भी उरोस्ती है, ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर, बाहर की ओर गति करेगा। इस प्रकार से पसलियां उरोस्ती ये ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं, और जब ये बाहर की ओर गति करेंगे तो यहाँ पर वक्ष के आयतन में क्या होगी? बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वक्ष का आयतन बढ़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। है ना, वक्ष का आयतन एक तो इधर बढ़ गया और दूसरा इधर की साइड में बढ़ गया। अंदर कौन है? अंदर की साइड में तो वही कौन पड़े हैं? फेफड़े हैं। ये क्या हो गया? तो जब ये दीवार बाहर की ओर जाएगी तो ये फेफड़ों की दीवार को बाहर की ओर खींचेगी। तो यहाँ पर देखो फुफ्फुसी गुहा का आयतन फिर से बढ़ गया। यहाँ पर पहली बार तो बढ़ा ही था, यहाँ पर आयतन दूसरी बार बढ़ गया। और जब फुफ्फुसी गुहा का आयतन बढ़ेगा, जब वो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, तो ऐसे में जो फुफ्फुसी गुहा है उसका आयतन भी क्या होगा? उसका आयतन भी देखो बढ़ गया, और बढ़ गया आयतन। और आयतन और बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो भी वायुदाब है वो वायुदाब क्या हो जाएगा? वो पहले की तुलना में और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दाब कम हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है? बात करें जो वायुमंडल है, जो वायुमंडलीय दाब है उसकी बात करें कि जो भी वायुमंडलीय दाब होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वायुमंडलीय दाब फिक्स रहता है। वायुमंडलीय दाब कभी भी चेंज नहीं होता। और वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा ही रहती है 760 mmHg। ये इसकी वैल्यू रहती है ना, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन जो भी फुफ्फुसी गुहा का वायुदाब है, ये वायुदाब हमेशा फिक्स नहीं रहता, इसको चेंज किया जा सकता है ना, इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ हमने यहाँ पर वायुदाब को घटा दिया है भाई। पहले अगर इस कंडीशन में देखें तो इस कंडीशन में जो भी फुफ्फुसी गुहा का वायुदाब है वो 760 mmHg था। लेकिन जैसे इसका आयतन बढ़ा, दाब घट गया, यहाँ पर दाब घट करके 759 mmHg हो गया। यहाँ पर हमने और आयतन बढ़ाया तो दाब और घट गया, और घट करके दाब कितना हो गया? 758 mmHg। तो कुल मिला के फेफड़ों के भीतर और वायुमंडल में यहाँ पर दाब प्रवणता की कंडीशन बन गई है ना, यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट की कंडीशन बन गई। दाब प्रवणता किसको बोलते हैं? कि अगर किन्हीं दो स्थानों पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, किन्हीं दो स्थानों पर दाब में अंतर देखने को मिलता है तो इसको दाब प्रवणता बोलते हैं। तो यहाँ पर दाब प्रवणता बन गई। यहाँ पर तो उच्च दाब है ना, और फेफड़ों के अंदर निम्न वायु दाब है। और अभी हमने पढ़ा कि वायु किधर से किधर की ओर गति करती है। तो वायु उच्च वायु दाब से यहाँ से चलेगी और कहाँ जाएगी? निम्न वायु दाब की ओर जाएगी। कुल मिला के वायुमंडल के अंदर जो भी वायु है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करते हुए फेफड़ों के अंदर चली जाती है, कोशिकाओं के अंदर चली जाती है। और इसी प्रकार से अपना जो भी अंत्य श्वसन है, इंस्पिरेशन है, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो कंप्लीट कर लिया हमने अंत्य श्वसन कि अंत्य श्वसन कैसे होता है। तो अंत्य श्वसन जब वक्ष गुहा कक्ष के अंदर ये दो घटनाएं हो जाएगी, डायफ्राम में संकुचन और बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन, दो घटनाएं होने के बाद अपने को अंत्य श्वसन की घटना देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला बात करते हैं श्वसन या फुफ्फुसी सेवतन। इसका जो दूसरा चरण है जिसको निःश्वसन बोलते हैं, दूसरे चरण का नाम क्या होता है? निःश्वसन या एक्सपीरेशन। इसकी बात करते हैं। निःश्वसन एक्सपीरेशन परिभाषा सांस को बाहर छोड़ना, या कोशिकाओं फेफड़ों के अंदर जो भी CO2 वाली वायु है
उसको कोपिकाओं से उठा करके वायुमंडल के अंदर मुक्त करना, ये परिभाषा थी। ये इसकी क्या थी? परिभाषा। तो ये निःश्वसन की परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद निःश्वसन की क्रियाविधि की बात करें कि सांस को बाहर छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है, क्रियाविधि क्या है? तो सेम इसके अंदर भी वही है कि निःश्वसन होने से पहले भी जो वक्ष गुहा कक्ष है, वक्ष गुहा है, वहां पर दो घटनाएं घटित होती है। यहाँ पर भी कितनी घटनाएं होती है? दो घटनाएं। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि अंत्यश्वसन के अंदर जो भी दो घटनाएं होती है ना, उन घटनाओं से ये जो दो घटनाएं हैं ये विपरीत होती है, उल्टी होती है ना। वहां पर जो हुआ था उससे यहाँ पर क्या होगा? उल्टा होगा। बात करें दो घटनाएं कौन कौन सी होती है, तो पहली घटना की बात कर लेते हैं। देखो, एक तो यहाँ पर क्या हो रखा है कि अंत्यश्वसन हो रखा है, भाई व्यक्ति ने अंत्यश्वसन कर लिया, तो व्यक्ति की जो भी वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा कक्ष है, फेफड़े हैं, वो इस कंडीशन में है ना। अंत्यश्वसन कर लिया तो सारा जो सिस्टम है वो इस कंडीशन में होगा। अब व्यक्ति जाकर के क्या करने वाला है? निःश्वसन करने वाला है। तो लास्ट वाला डायग्राम यहाँ पे बना दें। ये देखो लास्ट वाला डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा इस प्रकार से। डायफ्राम के अंदर भी संकोचन हो रखा है और बाह्य अंतरापरशु पेशियों के अंदर भी क्या हो रखा है? उनके अंदर भी संकोचन हो रखा है। यही बात है। अब पहली घटना क्या होती है? देखो, पहली घटना किसके अंदर होने वाली है? डायफ्राम में। सबसे पहली घटना होती है जो फर्स्ट घटना है जिसकी हम बात करने वाले हैं। पहले क्या होगा? ये जो डायफ्राम है इसके अंदर होगा शिथिलन। वहां पर डायफ्राम में क्या हुआ था? संकुचन। यहाँ पर डायफ्राम में क्या होने वाला है? शिथिलन होने वाला है। जब डायफ्राम में शिथिलन होगा तो डायफ्राम ऊपर की ओर गति करेगा और ऊपर की ओर गति करके अपनी जो भी पहले वाली कंडीशन थी, अपनी पहले वाली जो स्थिति थी, उस स्थिति के अंदर वापस लौट जाएगा। मतलब डायफ्राम पहले की तरह वापस कैसा हो जाएगा? गुंबदाकार। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। डायफ्राम कैसा हो गया? गुंबदाकार हो गया। अब गुंबदाकार हो गया तो यहां पर देखो, तो यहाँ पर वक्ष गुहा का आयतन कम हुआ कि नहीं हुआ? वक्ष गुहा का आयतन डायफ्राम के गुंबदाकार होने की वजह से वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया। वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो अभी हमने पढ़ा था वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो किसका आयतन कम हो जाएगा? जो फुफ्फुसी गुहा है उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका आयतन भी कम हो जाएगा। तो इसका आयतन भी कम हो गया और आयतन कम होगा तो इसके अंदर दाब, जो वायु का दाब है, वो वायु का दाब क्या होगा? वायु का दाब है वो बढ़ जाएगा। तो एक घटना से ये परिणाम देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर होती है सेकंड घटना। यहाँ पर क्या होगी? सेकंड घटना। सेकंड घटना क्या होगी? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो भी बाह्य अंतरापरशु पेशियां हैं उन पेशियों के अंदर होगा शिथिलन। उन पेशियों के अंदर क्या होने वाला है? शिथिलन होने वाला है। तो जब बाह्य अंतरापरशु पेशियों के अंदर शिथिलन होगा तो ऐसे में जो भी पसलियां हैं, उरोस्ती है, वो नीचे की ओर, अंदर की ओर गति करती है। ये किधर की ओर गति करेगी? नीचे की ओर, है ना, अंदर की ओर गति करेगी और इसकी वजह से कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। इसकी वजह से कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी और अंदर कौन प्रेजेंट है? अंदर वही फुफ्फुसिया फेफड़े पाए जाएंगे। है ना। तो इनके अंदर आने की वजह से यहां पर वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया? वक्ष गुहा का आयतन और कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन और कम हो गया। वक्ष गुहा का आयतन और कम हो जाएगा तो क्या फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी और कम हो जाएगा? क्या अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका आयतन भी और कम हो जाएगा। और जब आयतन और कम हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी वायु का दाब है वो वायु का दाब क्या और बढ़ जाएगा? क्या वायु का दाब और बढ़ जाएगा? बिल्कुल। यहाँ की बजाय वायु का दाब ज़्यादा हो गया, है ना। अब वायु का दाब ज़्यादा हो जाएगा
तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी बात करते हैं बाहर की साइड में जो वायु का दाब होता है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वायु पाई जाती है उसका जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब, वो तो अभी हमने बात करी कितना होता है 760 mmHg, है ना, फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ का दाब पहले हमने घटाया था, है ना, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब ये दाब चेंज हो सकता है। यहाँ पर हमने दाब बढ़ा दिया, दाब बढ़ा के हमने कितना कर दिया, तो यहाँ पर दाब हो जाता है 762 mmHg, मतलब बार की तुलना में ये जो दाब है ये कितना ज़्यादा है, ये 2 mmHg ज़्यादा है। तो दाब प्रवणता की कंडीशन है, यहाँ पर उच्च दाब है, यहाँ पर निम्न दाब है, और वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करेगी। तो ऐसे में फेफड़ों या कोशिकाओं के अंदर जो भी वायु है ना, वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करते हुए शरीर से बाहर चली जाती है, शरीर से बाहर चली जाती है, वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाती है, और इस प्रकार से जो भी सांस छोड़ना है या जो भी निःश्वसन है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और वायु के अंदर बेसिकली या मेनली क्या पाया जाता है, मेनली CO2 पाया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर ये जो वायु अंदर आ रही थी, हालांकि वायु के अंदर CO2, N2, O2 तीनों ही पाए जाएंगे, लेकिन अपने को कौन चाहिए होता है, अपने को किसकी ज़रूरत है, अपने को O2 की ज़रूरत है। तो वायु के अंदर क्या था, O2 था। तो कुल मिला के ये आज की क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया है, जिसके अंदर हमने बात करें क्या क्या पढ़ा है ना। तो सबसे पहले तो हमने श्वसन, इसकी हमने यहाँ पर क्या देखी है, परिभाषा देखी है कि श्वसन किसको बोलते हैं, श्वसन के अंदर कितने चरण होते हैं, इसकी बात करिए। इसके बाद श्वसन कैसे होता है ये देखने के लिए हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े हैं। जैसे हमने पहले फेफड़े या फुफ्फुस, इसके बारे में जो चीज़ें थी जो अपने को ध्यान में रखनी थी वो देखी हमने। इसके बाद हमने वक्ष गुहा कक्ष की बात करी कि कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें, और वक्ष गुहा कक्ष के बाद में हमने ये 2 कंडीशन की बात करी है कि कैसे वक्ष गुहा कक्ष बाहर की ओर अंदर की ओर गति करेगा। वक्ष गुहा कक्ष गति करेगा तो वक्ष गुहा के आयतन में चेंज होगा, जिससे फुफ्फुसी गुहा का आयतन भी क्या होगा, चेंज होगा। ये बात करी हमने। फुफ्फुसी गुहा का आयतन चेंज होगा तो दाब किस प्रकार से चेंज होगा, वायु कैसे गति करती है ना। अंतरपशुक पेशियाँ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, डायफ्राम क्या होता है, इसकी आकृति कैसे चेंज होती रहती है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, क्रियाविधि पढ़ ली। पहले तो हमने अंत्य श्वसन की क्रियाविधि पढ़ी और फिर हमने निःश्वसन की क्रियाविधि पढ़ी। तो ये बच्चों अपना जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।